बहुत कर ली, अब फालतू पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो आओ, ठीक है, हमने सेक्शन 7 शुरू किया था क्या? अरे यार हुआ थोड़ी था, सेक्शन 7 बड़ा सेक्शन है। सेक्शन 7 हमने शुरू किया था, जिसमें हमने सेक्शन 7(1) पढ़ लिया था। देखो ये देखो समरी, 7(1) में क्या था? मीनिंग ऑफ सप्लाई रेड विद शेड्यूल 1। याद है शेड्यूल 1 क्या होता था? शेड्यूल 1 क्या होता था बताओ? क्या बोल रहे रे? अरे रे 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 सालों से, हाँ, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। क्या कर रहे रे? ये अपन ने पढ़ा था ना भाई, ये था, ठीक है। शेड्यूल 1 ने क्या बताया कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई हो जाता है। सेक्शन 7(1) में हमने डेफिनेशन पढ़ी सप्लाई की, जिसमें पहले हमने पढ़ा क्या? ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विस, एबीसी टेस्ट था। तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, घर जाके कुछ खुद से थोड़ी हो जाएगा बेटा। एबीसी टेस्ट क्या था बताओ? एबीसी टेस्ट एक्टिविटी, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, रेंटल, ठीक है, फॉर बिजनेस, है ना, या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और विथ कंसिडरेशन। फिर हमने शेड्यूल 1 की कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ी थी, जहां पे क्या बोला गया था कि इवन विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लेंगे, इवन विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लेंगे। अच्छा, विद कंसिडरेशन में हमने 4 चीजें पढ़ी थी, याद है क्या? ये ट्रांसफर मेड इन द ट्रांसफर बिटवीन क्लब एंड मेंबर्स, याद है क्या? ये क्लब एंड मेंबर्स। और याद है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, याद है मैंने बताया था इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टप्पा खा के गुड्स वापस आएगा। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो जीएसटी है वो किसके पास है? कस्टम अथॉरिटी के पास है, तो उसकी बातें यहां पे नहीं होंगी, हाँ या नहीं बोलो। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या बोला था? इन कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन इन क्लब एंड मेंबर्स, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी तो विद कंसिडरेशन वाले हेड के अंदर है, हाँ या ना बोलो? अरे बोलो। फिर हमने विदाउट कंसिडरेशन के लिए शेड्यूल 1 पढ़ना शुरू किया था। पढ़ा था कि पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, मुझे याद है हमने नहीं पढ़ा था। हाँ, शेड्यूल 1, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। पहला है चलो पहले यहां पे देखते हैं सीधे, ये बेहतर दिया हुआ है यहाँ पे। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। क्या मतलब है इसका? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, मतलब समझना ध्यान से। फॉर एग्जांपल, मैंने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदा, क्या खरीदा? बिजनेस के लिए मान के चलो ये कंप्यूटर खरीदा, हाँ या ना बोलो? सुन रहे हो? ये कंप्यूटर खरीदा, ये कंप्यूटर की लाइफ है 5 साल, क्या है? 5 साल। अब ये मैंने कंप्यूटर खरीदा, मान के चलो 1,50,000 का। कितने खरीदा कंप्यूटर? 1,50,000 का। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, 18% जीएसटी निकालो, कितना आएगा? फटाफट निकालो। 27,000 इसमें क्या भरा मैंने? जीएसटी। 1,77,000, हाँ या ना बोलो? अब मैं कोचिंग की सर्विस देने लगा, से यस और नो? कोचिंग की सर्विस दी, बच्चों से फीस ली, हाँ या नहीं बोलो? फीस में जीएसटी कलेक्ट किया, हाँ या ना बोलो? अब फीस में जीएसटी कलेक्ट किया, फीस में जीएसटी कलेक्ट किया, तो जब फीस में जीएसटी कलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे? 27,000 का आईटीसी ले लिया मैंने, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, और बाकी का मैंने जीएसटी पे कर दिया, हाँ या ना बोलो? अब 2 साल इस कंप्यूटर को चलाया, 2 साल इस कंप्यूटर को चलाया, फिर मैंने ये कंप्यूटर क्या कर दिया बेटा? डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। बेचा नहीं, क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी अनाथ आश्रम में, कहीं भी समझ के चलो, मैंने इसको क्या कर दिया? डोनेट कर दिया विदाउट कंसिडरेशन। डोनेट कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में दे दिया किसी को। बताओ बेटा, कॉमन सेंस, वो छोड़ दो जीएसटी, सब कुछ छोड़ दो, अपना कॉमन सेंस जो तुम्हारा दिल बोले मेरे को वो बताओ। क्या जब मैं फ्री में अपना कंप्यूटर किसी को दे रहा हूं कि ये लो मेरा कंप्यूटर तुम ले जाओ, क्या इस पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? क्या इस पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सप्लाई नहीं होनी चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन है, हाँ या नहीं बोलो? और फीलिंग भी यही आ रही है, अरे हाँ ना बोलो ना यार। लेकिन समझना, सरकार ने मुझे 27,000 का आईटीसी दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। किस बात के लिए दिया था? ताकि मैं उस एसेट को अपने बिजनेस में यूज करूंगा,
और उस असेट को बिजनेस में यूज करके, अरे यार उस असेट को बिजनेस में यूज करके आउटपुट जीएसटी कमा के सरकार को कमा के दूंगा, तभी तो मुझे वो आईटीसी माइनस करने मिला था। हाँ या ना बोलो। कायदे से अब मैंने तो इसको 2 साल यूज किया, इसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल। मैंने क्या क्रेडिट का पूरा इस्तेमाल किया? बात समझ में आ रही है भाई? ऐसे तो लोग क्या करेंगे, मेरे दोस्त को कंप्यूटर खरीदना था, बोलेगा एक काम कर, तू अपने बिजनेस के नाम से खरीद ले। अपने बिजनेस के नाम से मैं क्या खरीद लूंगा? कंप्यूटर खरीद लूंगा। क्या खरीद लूंगा? कंप्यूटर। जब अपने बिजनेस के नाम पे क्या खरीदूंगा? कंप्यूटर खरीदूंगा, तो जो कंप्यूटर मेरे को मिलेगा और फिर मैं उसको क्या कर दूंगा? डोनेट कर दूंगा। ये ले भाई गिफ्ट मेरी तरफ से। क्या हो गया? मेरे को आईटीसी मिल गया। बोलो हाँ। वो तो पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहा था, उसको तो वैसे ही आईटीसी नहीं मिल रहा था। हाँ ना बोलो ना यार। मैं बिजनेस पर्पस दिखा के खरीद के उसको डोनेट कर दूंगा, ऐसे तो मैंने धांधली कर दी। हाँ या नहीं बोलो। तो यहां बोला गया है अगर आपने आईटीसी ले लिया है, सुन रहे हो, अगर आपने क्या ले लिया है, अगर आपने आईटीसी ले लिया है और पूरे 5 साल तक यूटिलाइज नहीं किया है, तो भले विदाउट कंसिडरेशन आप अपना असेट दे रहे हो, इसको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई। क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई। हम पढ़ी हुई ना शेड्यूल 1। क्या पढ़ रहे हैं हम? शेड्यूल 1। वो बातें जहां बिना कंसिडरेशन के, अरे यार बिना कंसिडरेशन के मैं फ्री में आपको कोई चीज दे रहा हूं, ये लो ले जाओ, लो माइक ले जाओ, और उसमें क्या लगा दिया जा रहा है? सप्लाई बोल के जीएसटी लगा दिया जा रहा है। उसका पहला पॉइंट क्या था? अरे उसका पहला पॉइंट क्या था? क्या था पहला पॉइंट? बोलो, माइक ही टूट गया। हाँ, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ असेट जिसपे आईटीसी ले चुके हो, जिसपे आईटीसी ले चुके हो। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया, नहीं आया कि आया। कायदे से अभी आगे चल के तुम पढ़ोगे, इसमें पता नियम क्या है, कितना आउटपुट जीएसटी आएगा पता? सप्लाई कितनी अमाउंट की मानी जाएगी, जितना अनयूट, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल 27,000 है, बोलो हाँ नहीं। इसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल। लाइफ कितनी थी मानी जा रही है? 5 साल, यानी 60 महीने मान के चलते हैं। 60 महीने से आपने 2 साल यूज किया, यानी कितने महीने यूज किया है? 24 महीने। कितने महीने यूज किया है? 24 महीने। इतना आपने यूटिलाइज कर लिया, इतना आपने यूटिलाइज कर लिया। हाँ या ना बोलो। जितना यूटिलाइज नहीं कर पाए हो, जितना यूटिलाइज नहीं कर पाए हो वो, या फिर सप्लाई का जितने में, या तो फिर वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, इतना क्या माना जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये आगे चल के वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। समझ आई बात? जितना मैं अनयूटिलाइज था, आईटीसी कितना था? 24,000, 27,000 ले चुका हूं। कितने साल का था? यूज कितने साल करना चाहिए? 5 साल। 2 साल यूज किया, 3 साल का अनयूटिलाइज रह गया। हाँ बोलो। 3 साल का आईटीसी या फिर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई की, अगर ये कंप्यूटर पैसों में बेचता तो कितनों में बेचता? अरे हाँ बोलो ना। विच एवर इज हायर, उतना सप्लाई मान लिया जाएगा। ये अपन आगे चल के अलग से पढ़ेंगे। अभी तो बस यहां बोला गया है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। हाँ या ना बोलो। अरे बोलो बेटा। अब सुनना, मैंने कार खरीदी कोचिंग के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। क्या खरीदी? कार। देखो एम्बेसडर कार है, बढ़िया, आगे पीछे एक समान, आगे जा रही पीछे जा रही, पता ही नहीं चलती है वाली गाड़ी, ठीक है क्या? तो ये वाली गाड़ी मैंने खरीदी। हाँ या ना बोलो। अब मैंने 2 साल इसको चलाई और पर्सनल को दान कर दी, अपने छोटे भाई को दान कर दी। मैंने कहा ये लो एक काम करो, बिजनेस में यूज नहीं आ रही, ये लो विदाउट कंसिडरेशन रख लो। बताओ क्या इसको डीम सप्लाई मानोगे कि नहीं मानोगे? इसको डीम सप्लाई मानोगे कि नहीं मानोगे? आगे चल के पढ़ोगे, इसमें आईटीसी नहीं मिलता, गाड़ियों में आईटीसी नहीं मिलता। बिजनेस के लिए अगर आप असेट खरीद रहे हो, कार वगैरह खरीद रहे हो, तो उसमें आईटीसी नहीं मिलता। तो क्या आपने आईटीसी लिया है? अरे क्या आपने आईटीसी लिया है? नहीं। तो क्या सप्लाई मानेंगे? नहीं। क्लियर है कि डीम्ड सप्लाई मारने के लिए, ओए 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 ओए, डीम्ड सप्लाई मानने के लिए विदाउट कंसिडरेशन, अरे यार डीम्ड सप्लाई मानने के लिए विदाउट कंसिडरेशन मेन कंडीशन क्या है? आईटीसी अवेल किया होना चाहिए। आईटीसी अवेल किया होना चाहिए। अगर आईटीसी अवेल किया है तो ड्रीम सप्लाई, और नहीं किया है तो नहीं किया है। अरे हाँ बोलो ना यार। सरकार उसमें पहले जीएसटी पूरा खा चुकी है, आईटीसी उसने तुमको वैसे लेने दिया नहीं है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। बांटो, जो भी करना है नाचो उसके साथ, हमें कोई समस्या नहीं है। हाँ या ना बोलो। अरे बोलो बेटा, अरे बोलो बेटा। ओके बेटा, देख लो। टिपिकली डोनेशन ऑफ बिजनेस और स्क्रैपिंग ऑफ डिस्पोजल इन एनी अदर मैनर अदर देन सेल without consideration would qualify as supply under the clause where ITC has been claimed on the same. In case of car purchased by a company, देख लो ये बात जो मैं बोल रहा था वही लिखी है।
बार जो है कंपनी फॉर यूज ऑफ डायरेक्टर्स would not qualify for ITC and such ITC would therefore not have been claimed. Say after few years the same car is transferred to such director on a free of cost basis. In normal course it is a disposal of business asset. However, this would not be treated as supply for schedule 1 as no ITC was availed on such car. Important point है. अरे हाँ ना बोलो, नहीं आया कि आया, नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आया कि नहीं आया? अच्छा, एक काम करो, पिछले वाले चैप्टर में डेफिनेशंस दी हुई थी, देखो दिए क्या डेफिनेशंस, 3-4 एक साथ दी थी, अपन ने स्किप की थी। जब जब दो डेफिनेशन आएगी अपन उसको पकड़ते जाएंगे। वहां पे चैप्टर नंबर कौन सा था? 15। चैप्टर नंबर 15 है क्या डेफिनेशंस? अरे एक लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस थी सारी। हाँ ये तो है, सारी डेफिनेशंस है ना, ये डेफिनेशंस दिख रही हैं क्या? इसमें तुम्हें डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन दिख रही है क्या? नहीं दिना लाया कहीं के। चलो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, मैं पढ़ा दूंगा, क्या टेंशन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुन रहे हो? अब फॉर एग्जाम्पल क्या, दिस इज अ फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोचिंग बिजनेस है, हाँ या नहीं बोलो, प्लस मेरा कपड़े का भी काम है, कपड़े है ना, सही में भी ऐसा है ना, मेरी कोचिंग बिजनेस है और एक मेरी कपड़े की शॉप है, हाँ या नहीं बोलो। इसका प्रोप्राइटर भी मैं हूं, अभिषेक रंगवानी, हाँ या ना बोलो, और इसका प्रोप्राइटर भी मैं हूं। अरे बोलो बेटा, अब मुझे दोनों के लिए जीएसटी लेना है, मेरा पैन कार्ड तो क्या है, सेम है, हाँ या नहीं बोलो, पर मैं दोनों बिजनेसेस को सेपरेट रखना चाहता हूं, हाँ या नहीं बोलो। तो मैंने सेम पैन कार्ड से 2 जीएसटी नंबर लिए, एक कोचिंग बिजनेस का और एक कपड़े के बिजनेस का, बोलो हाँ या नहीं। तो बताओ ये कोचिंग बिजनेस और कपड़ा बिजनेस दो अलग अलग इंसान के माने जाएंगे कि एक इंसान के माने जाएंगे? है तो एक इंसान के, सेम पैन रजिस्टर्ड है, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन ये क्या है, 2 अलग अलग जीएसटी है, तो जीएसटी की नजरों में 2 लोग हो गए, इसलिए इनको कहा जाता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अरे क्या कहा जाता है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। समझ पा रहे हो? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब वैसे डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, अरे यार वैसे डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है एक ही आदमी के, है ना, पैन में नहीं है, एक ही सिंगल पैन में बने हैं, पर 2 अलग अलग इंसान मान लिए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अरे हाँ बोलो ना यार। एक तो ये एग्जांपल हुआ, ये तो सिंपल एग्जांपल था, हाँ या नहीं बोलो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा कोचिंग बिजनेस है एमपी में, से यस और नो, सीएस दुनिया नाम से मैंने मान के चलो अपने सीएस बैंक को रजिस्टर कराया जीएसटी में, दुनिया में दुनिया, सीएस दुनिया, बोलो हाँ या नहीं। तो कहां पे रजिस्टर हुआ? एमपी में। कहां पे रजिस्टर हुआ? एमपी में, हाँ या नहीं बोलो। अब ऑनलाइन डिमांड आने के कारण मैंने अपना एक ऑफिस खोल लिया, मान के चलो दिल्ली में। कहां खोल लिया? दिल्ली में। तो अब दिल्ली में मेरा दूसरा हो गया, बोलो हाँ या नहीं। क्या मुझे दिल्ली के लिए अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? हाँ, अरे ब्रांच है, ब्रांच खोली मैंने, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? कॉमन सेंस लगाना बेटा, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जो मैं इंट्रास्टेट करूंगा उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, हाँ बोलो, और दिल्ली में जो लगेगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, बोलो हाँ। अरे बोलो, जब न यूटी नहीं लगेगा, उसको टीम स्टेट माना गया है, जहां पे सरकार है, अपन बताएंगे, उस पर डिस्कस करना बचा है अपन को। लेकिन क्या ये सीजीएसटी अलग अलग स्टेट नहीं है? अरे यार यहाँ का एसजीएसटी एमपी गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, यहाँ का एसजीएसटी दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, हाँ या नहीं बोलो। आप बोल रहे हो अगर अलग जीएसटी नंबर नहीं लूंगा तो जो जीएसटी बनूंगा वो तो दोनों कौन से एसजीएसटी के पास जाएगा? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है?
तो बेटा याद रखना जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। यार जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अगर मैं एमपी का भोपाल में एक और ब्रांच खोलूं तो मुझे दूसरे जीएसटी की जरूरत नहीं है। अरे हाँ बोलो ना। लेकिन मैं अगर मान के चलो बैंगलोर में खोलूं, पुणे में खोलूं, दिल्ली में खोलूं, तो भाई यहां का जीएसटी नंबर एमपी के लिए वैलिड है। हाँ बोलो। मुझे वहां पे एक अलग जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आई कि नहीं आई बात समझ? अच्छा मैं कपड़े का काम करता हूं, मेरा कपड़े में एमपी में एक नंबर, एक जीएसटी नंबर मेरे पास है। हाँ या ना बोलो प्लीज सुनना। दूसरा मैंने खोल लिया कहां पे? मान के चलो महाराष्ट्र में खोल ली। कहां पे खोल ली? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का बाउंड्री क्या लगती है? महाराष्ट्र की बाउंड्री कौन सा स्टेट आएगा बताओ? कौन सा शहर आएगा? मुंबई पुणे। रे बाउंड्री में चलो ठीक है। एक काम करो, ये बुरहानपुर कहां पे आता है? बुरहानपुर एमपी पड़ता है महाराष्ट्र पड़ता है? इतना तो पता ही नहीं होगा इतना तो तुम लोग को। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं चित्रकूट ले लेते हैं। चित्रकूट के बाजू वाला यूपी ले लेते हैं, ठीक है क्या? जो इजी पड़े। हाँ या ना बोलो। अब मेरा यहां पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर का एक है एमपी का। से ऐसा नो, बहुत ध्यान से सुनना, मजेदार बात है। अरे बोलो ना यार। यूपी में ब्रांच खोल रहा हूं, क्या दूसरा जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। हम दोनों सेम इंसान हो गए कि डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए? डिस्टिंक्ट, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। जीएसटी की नजरों में हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। अरे बोलो ना यार। नहीं आए कि आया? अब मैंने कुछ माल अपनी दुकान का जबलपुर वाली दुकान से या एमपी वाली दुकान से उठा के यूपी वाली दुकान में भेज दिया। हाँ या ना बोलो। क्या अपनी दुकान से पैसे लूंगा? क्या क्या शोभा देता है? क्या क्या इसको सप्लाई मानेंगे? क्या इसको सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अच्छा कॉमन सेंस बोलो, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अपना दिल जो बोले। भाई अपनी ही दुकान से, एमपी की अपनी दुकान से यूपी की अपनी दुकान में माल भेज रहा हूं बिना पैसे लिए। क्यों पैसे लूंगा? अपनी दुकान में स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं, सिर्फ स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, बिक थोड़ी रही है। ना सेल है, ना ट्रांसफर है, ना बार्टर है, ना एक्सचेंज है। हाँ बोलो ना यार। तो क्या सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ क्यों मानना पड़ेगा? अच्छा जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैंने यहां से एमपी की दुकान से कहां ट्रांसफर किया? अब बेचेगा कौन? यूपी। अरे यार बेचेगा कौन? यूपी। तो यूपी के नाम पे जीएसटी आएगा। हाँ बोलो ना। एमपी सरकार क्या बोलेगी? मेरा नुकसान हो रहा है ना भाई, तुम्हारे ब्रांच और स्टॉक ट्रांसफर के चक्कर में मेरा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और कालाबाजारी बढ़ेगी। मैं बेच भी रहूंगा माल, बोलूंगा स्टॉक ट्रांसफर है। अरे हाँ बोलो ना यार। तो सरकार ने बोला एक काम करो, सप्लाई मान लो ना, भले विदाउट कंसिडरेशन। यूपी वाला मुझ पे जीएसटी लगाएगा अपनी दुकान पे एमपी में। हाँ ना बोलो। लेकिन जब वो आगे बेचेगा, उसको तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। उसको तो उसका क्या मिल जाएगा? आईटीसी। तो जीएसटी तो एक ही बार लगा ना, मेरे को दर्द हुआ ना उसको दर्द हुआ, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सिस्टम हो गया। अरे हाँ बोलो ना यार। लॉजिक पकड़ के चलना, रट्टा मारोगे कंफ्यूज रहोगे। अरे हाँ ना बोलो। मैं अगर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन अपनी ही ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर करता हूं, अगर उसको सप्लाई वो ट्रीट नहीं करते तो क्या होती? कालाबाजारी बढ़ती है ना, धांधलीबाजी बढ़ती, और कहीं ना कहीं क्या हो जाता? कौन से स्टेट से निकल रहा है उसमें दिक्कत होती ना। हाँ या ना बोलो। इनने क्या बोल दिया? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भले स्टॉक ट्रांसफर करो, भले विदाउट कंसिडरेशन कर लो, हम क्या मान लेंगे? डीम्ड सप्लाई। क्या मान लेंगे? डीम्ड सप्लाई। और डीम्ड सप्लाई में हम क्या लगा देंगे? जीएसटी। क्या लगा देंगे? जीएसटी। कोई बात नहीं, तुम जीएसटी भर दो। जीएसटी कैसे लगेगा? मान के चलो 1 लाख के ओपन मार्केट वैल्यू के गुड्स थे, 1 लाख पर 18% जीएसटी वो मेरे को देंगे, मैं सरकार को भर दूंगा। बोलो हाँ या नहीं? 18,000 किसने? एमपी वाले ने भर दिया। हाँ या ना बोलो। अब यूपी वाला बेचेगा, तो उसको क्या मिल जाएगा? जितना उसने भरा उसको क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। तो कोई लफड़ा तो वैसे भी नहीं है। क्या वो लोग रोएंगे? नहीं रोएंगे। इसलिए हमने काम चलने दे दिया। अरे हाँ ना बोलो। देखो अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, रिश्तेदार, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मेन ये है कि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस or between related person have been considered as supply even if made without consideration. Distinct person has been defined in the section 25 of CGST Act to mean a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory. मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए। पहले सेम स्टेट में दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन मैंने लिए थे। हाँ या ना बोलो।
वहां लीगली कंपलसरी नहीं था, लेकिन मैं बिजनेस अलग अलग था तो मैंने अलग अलग लिया। अरे हाँ बोलो ना यार। और जब एक ही बिजनेस तो अलग अलग स्टेट में चल रहा है, अरे सुन रहे हो, एक ही बिजनेस तो अलग अलग स्टेट में चल रहा है, तो दोनों में रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, यूनिटरी शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। हाँ या ना बोलो। अरे आया कि नहीं आया? पक्का 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 पक्का। ये वाला पॉइंट अभी ना, जो गिफ्ट्स वाला पॉइंट है ना, ये अपन अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, यहां क्या लिखा हुआ है पहले ऊपर से बता दे रहा हूं, अरे प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ पैसे दिए, हाँ या ना बोलो। पहले तो वो सैलरी होगी, क्या होगी? सैलरी। क्या होगी? सैलरी। हम पढ़ चुके हैं सैलरी वाला, शेड्यूल 3 में आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, आप उसको सप्लाई मानोगे ही नहीं। क्या बात समझ में आएगी? हम स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग में आगे चल के पढ़ेंगे, हाँ या ना बोलो। इसका लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था। अगर सुन रहे हो? किस निकल ली हो? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दी, अरे यार एम्प्लॉयर ने, उल्टा बोल रहे हो ना, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर, वही देख रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दिया ना, एम्प्लॉयर जाएगा घर में काम करने एम्प्लॉय के, ना लायक कहीं के। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी, तो वो हो गया सप्लायर, एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर हो गया रेसिपेंट। तो क्या एम्प्लॉय जो है वो जीएसटी लगा के देगा क्या? नौकरी करने के लिए हम लोग जीएसटी नंबर लेंगे क्या? नहीं, सप्लाई नहीं माना गया। अच्छा, अब बदले में एम्प्लॉय ने सैलरी दी, तो वो तो सप्लाई है ही नहीं, वो तो सप्लाई है नहीं। अच्छा, दिवाली में सबको तोहफा दिया, ओहो लो दिया, तो वो पहले तो बताओ, वो सैलरी का पार्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सैलरी का पार्ट माना जाएगा कि गिफ्ट माना जाएगा? अच्छा, बोनस मिला तो सैलरी का पार्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या फर्क है बोनस में और गिफ्ट में? कैसे पता लगा रहे हो कि कब सप्लाई? कुछ तरीका होगा ना, जो तुम बोल रहे हो कि हाँ बोनस बोनस सप्लाई है, ठीक है, बोनस को सैलरी का पार्ट माना जा रहा है, और दिवाली में तोहफा दिया तो सप्लाई सैलरी का पार्ट नहीं माना जा रहा है, कैसे बोल रहे हो? हाँ, कुछ बोल रही थी, बोलो बोलो। तो फिर तो गिफ्ट भी तो सैलरी का ही पार्ट होना चाहिए, वो भी तो दे रहे हैं, तो क्योंकि तुम काम करते हो, चलते फिरते थोड़ी दे रहे हैं। अब वो कहां लिखा है अपनी इच्छा से? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोई, अरे एम्प्लॉयर ने अपनी इच्छा से कुछ किया है क्या? एम्प्लॉयर का पता चले तो खून निकाल ले एम्प्लॉय का, अरे बोलो ना यार। जो चीज कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में है, अरे यार जो चीज काय में है? कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। जब आपने ज्वाइन किया तब आपको बोला गया था, क्या बोला गया था? कि भैया आपको दिवाली दिवाली बोनस मिलेगा या कुछ मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में तो काय का पार्ट है? सैलरी का। आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कुछ भी मिल रहा है तो क्या है? गिफ्ट है। कॉमन सेंस, अरे हाँ ना बोलो। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में लिखा था कि दिवाली दिवाली आपको क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा, कम से कम 1 लाख की वैल्यू को, तो उसको भी क्या मानेंगे? सैलरी। सुन रहे हो? अरे बोलो बेटा। जो बात कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के पास होती है वो क्या होती है? सैलरी। उसके ऊपर क्या होता है? गिफ्ट। उसके ऊपर क्या होता है? गिफ्ट। अरे हाँ, गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन हुआ, हाँ या नहीं? उसको सप्लाई मानेंगे क्या? विदाउट कंसिडरेशन एक दूसरे को दिया, बोला 50,000 तक एक एम्प्लॉय को, पर एम्प्लॉय 50,000 का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, मतलब उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बात समझ में आ रही है ना? रिलेटेड पर्सन होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन हो गए। 50,000 तक गिफ्ट को क्या किया गया है? सप्लाई नहीं माना गया है। उसके ऊपर है, अभी बीच में एक न्यूज आई थी, एक कंपनी ने क्या किया था, अपने सारे एम्प्लॉइज को एक एक कार दे दी थी। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो क्या मान ली जाएगी? सप्लाई मान ली जाएगी। अरे हाँ ना बोलो ना यार। अगर वो सैलरी नहीं है तो समझ गए ना सैलरी कैसे बनती है? कैसे बनती है सैलरी? कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। ठीक है क्या? अब इसको एक बार पूरा नजर मारो, घूरो इसको, और ये रिलेटेड पर्सन कब कहलाएगा वो भी लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लो, ये तुम्हारी मॉड्यूल में ही लिखा हुआ है ना। नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
चलो हो जाए तो बताना। हो गया बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बातें हैं ये सारी। चलिए मैं देखता हूं आप कितना सुने हैं कितना नहीं सुने हैं, अभी तक का आपको कितना ज्ञान है, समझना ध्यान से, ठीक है क्या। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे ये सप्लाई है या नहीं है। क्लियर है क्या, है ना। मैंने गोल्ड खरीदा। क्या खरीदा, गोल्ड। गोल्ड ज्वेलरी समझ लो, है ना, गहने वहने खरीदे। अब गहने मैंने खरीदे और घर पे यूज किए उसको, बोलो हाँ या नहीं। और थोड़े दिन बाद अब जब गोल्ड का रेट बढ़ गया तो उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल किसको किया, ज्वेलर को। सेल किसको किया, ज्वेलर को, ठीक है क्या। और कैश लेके चला गया। अब बताओ इसको सप्लाई मानोगे कि नहीं मानोगे, और मानोगे तो क्यों, और नहीं मानोगे तो क्यों। हाँ भैया, सप्लाई मानोगे कि नहीं मानोगे। हाँ लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, मैटर हो गया। बताओ कितने लोग बोल रहे सप्लाई मानेंगे। कुछ ना कुछ में हाथ उठाना है, सोच लो कितने लोग बोल रहे सप्लाई मानेंगे। तुम जीएसटी वाले बंदे बैठो, बताओ सप्लाई मानेंगे। कितने लोग बोल रहे सप्लाई मानेंगे, कितने लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। हाँ भाई बताओ, अनुष्का मानेंगे नहीं मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, क्यों मानेंगे। कहाँ है बिजनेस ऑफ फर्दर। मैंने गोल्ड, मैंने क्या बोला, मैंने मेरा मेरा बिजनेस है क्या गोल्ड बेचना। मैंने बेचा ज्वेलर को, जब वो बेचेगा तो उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मैंने तो अपने घर में अपनी बीवी के पहनने के लिए खरीदा था। अरे हाँ बोलो ना यार, ये अपने पास रखने के लिए खरीदा था। क्या मेरा काम है गोल्ड बेचना, नहीं। मैंने बोला मैंने गोल्ड खरीदा, क्लियर किया, अपने घर के लिए खरीदा। हमेशा जब कुछ ना समझ में आए तो एबीसी टेस्ट, क्या एक्टिविटी है, हाँ। दूसरा कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, नहीं। फिर विद कंसिडरेशन विदाउट करने कोई लेना देना नहीं है। अरे बोलो ना यार, तो सप्लाई मानोगे कि नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है क्या। वैसे ही मैंने मान के चलो कार खरीदी। क्या करी, कार खरीदी। कार खरीदी, घर पे यूज करी और उसको कार डीलर को बेच दी। बताओ सप्लाई है कि नहीं है या नहीं है। क्यों नहीं है, मेरा कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। अच्छा, मैंने एसी खरीदा अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए 1 साल तक यूज किया, बोलो हाँ या नहीं। और 1 साल बाद फ्री में बांट दिया, फ्री में बिना पैसे लिए बांट दिया। आईटीसी अवेलेबल कर लिया है, आईटीसी अवेल कर लिया है, तो भले विदाउट कंसिडरेशन तो भी क्या मान लिया जाएगा, डेंट सप्लाई। अरे हाँ या ना बोलो, पक्का आया समझ में सबको। अच्छा अच्छा, अब बताना। मैंने फॉरेन से कोई एक बंदी थी, बोलो हाँ नहीं, इंटीरियर डिजाइनर थी। क्या थी, बंदी सुन के ही खुश हो जाते हो क्यों, है ना। फॉरेन की थी, बंदी थी, बस आगे मतलब ही नहीं है, नालायक, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर थी, ठीक है। और मैंने उससे अपना घर का इंटीरियर डिजाइनिंग कराई और उसको $500 दिए। बताओ बेटा सप्लाई मानोगे कि नहीं मानोगे। क्या, क्यों मानोगे भाई, घर बनवाया अपना। क्या क्या क्या, अबे क्या बोल रहे हो, एक साथ एक एक कर, हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विथ कंसिडरेशन क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। हाँ या ना बोलो, ठीक है क्या। ये देखो देखा है, ठीक है। मणिकर्णिका सोल्डर ओल्ड बैंगल्स अर्निंग्स टू jeweler sell old jewelry by an individual to jeweler will not constitute supply as the same cannot be in the course of furtherance of business। हाँ या ना बोलो, पक्का, ठीक है। रमैया वसामैया रमैया, a proprietor has received an architect service for his house from an architect located in New York
at an agreed consideration of $5,000. The import of service by Ramaiya is supply under section 7 though is not in course or furtherance of business. लेकिन import of service business के लिए हो चाहे personal के लिए हो, supply मान लिया जाता है. हाँ या ना बोलो. ठीक है. A cloth retailer gives clothes from his business stock to his friend free of cost. In this case, the transfer of business stock would amount to supply if the claimed ITC on his purchase of business asset. ठीक है क्या? business asset मतलब business asset बोला गया है, जरूर नहीं है फिक्स एसेट हो, कुछ भी हो. हाँ या ना बोलो. नहीं आएगी आया. कुल मिला के स्टॉक भी तो मेरे बिजनेस के लिए एसेट ही है. आईटीसी ले चुका था मतलब क्या मान लिया जाएगा? If Bata undertakes renovation of office on the account of transfer its old furniture on which ITC has been availed without concession to Lalwani Orphanage Home, the same would amount to permanent transfer or disposal of business asset and will be covered in the scope of supply. ठीक है क्या? Dhruv gives old laptop being used in the business to his friend free of cost. This will qualify as supply provided ITC has been availed by Dhruv on such laptops. Clear है? सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो रहे हैं एक एक करके? हाँ या ना बोलो. अरे बोलो बेटा. फिर क्या है? सप्लाई बिटवीन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड एंड डीम डिस्टिंक्ट पर्सन. इसके सबके एग्जांपल पढ़ा रहा हूं मैं आपको. एक काम करो ना. एम्प्लॉयर गिफ्ट दिवाली गिफ्ट टू एम्प्लॉइज वर्थ 55,000. सिंस द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटेड पर्सन, द वैल्यू ऑफ गिफ्ट exceeds 50,000, such supply would be liable to GST. यानी 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड है. हाँ रिलेटेड है. 50,000 से ज्यादा है. हाँ तो क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई. अच्छा 50,000 सिर्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय में चेक करना है, बाकियों में चेक नहीं करना. अरे बोलो ना बेटा. Mohan, a chartered accountant, as registered head office in Delhi. He also obtained registration in state West Bengal. एक बार दिल्ली में registration लिया है और उसने वेस्ट बंगाल में भी. In the respect of his newly opened branch office, Mohan shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi, and supply between them will be treated as supply even without consideration. जितनी बातें मैंने बताई थी वो सारे एग्जाम्पल हैं. हाँ या ना बोलो. हाँ पूरे पे. हाँ ऐसा नहीं कि 5,000 पे लगाएंगे. 50,000 से ऊपर तो फुल वैल्यू पे जीएसटी लगेगा. ठीक है. 50,000 तक एग्जाम्प्ट है. उसके बाद सप्लाई है. सप्लाई तो पूरी मानी जाएगी ना. ऐसा थोड़ी बोला कि ऊपर वाले अमाउंट को सप्लाई माना जाएगा. ठीक है. चलो बढ़िया क्वेश्चन. ऋषभ एंटरप्राइजेस, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ओन्स एन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र. इट हैज ओपन लिकर शॉप इन रायपुर छत्तीसगढ़. ओहो दारू का ठेका खोल दिया फॉर ट्रेडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. Since the supply of alcoholic liquor for human consumption in Chhattisgarh is a non-taxable supply, Rishabh Enterprise is not required to obtain registration with respect to same in Chhattisgarh. मतलब उसने देखो कहां पे था वो? पहले महाराष्ट्र में था. बोलो हाँ या नहीं. उसने दारू का ठेका कहां खोला? छत्तीसगढ़. क्या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हाँ क्यों नहीं माना जाएगा? लिकर शॉप है, यहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है. अरे पर्पस दो स्टेट नहीं है. पर्पस क्या है? सेम पैन के अंदर दो रजिस्ट्रेशन. अरे यार सेम पैन के अंदर दो रजिस्ट्रेशन. ठीक है तो साहब बोला है Rishabh is not required to obtain registration with respect to the same. In this case, air conditioned restaurant in Maharashtra and liquor shop in Chhattisgarh shall be treated as establishment of distinct person. Supply of Maharashtra office, Chhattisgarh office in course of other business even without condition will be qualified as supply. अच्छा इन्हें deemed distinct person बोल दिया है, भले वो मतलब डिफरेंट पर्सन मान लिया गया है, दो डिफरेंट स्टेट में है तो भी. हाँ या ना बोलो. इसको एक बार रीड कर लो ध्यान से. जल्दी रीड करो. मिटा दूं क्या? नहीं लेकिन कुछ और स्टॉक ट्रांसफर हुआ. लिकर नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन उसने बोला कुछ और ट्रांसफर किया है तो उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर फर्नीचर ट्रांसफर कर दिया. कुछ भी ट्रांसफर कर दिया तो सप्लाई माना जाएगा. लिकर में तो जीएसटी नहीं लगेगा. देखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस बोला गया है.
हो गया क्या? पढ़ लिए सारे पॉइंट्स? चलो फिर क्या था? सप्लाई गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये मेरे को अभी आपको पढ़ाना है, ठीक है ना? अभी हमने क्या पढ़ लिया? पर्सन भी रिलेटेड पर्सन कब कब माना जाएगा, ये रीड कर लिया आपने अपनी मॉड्यूल से, ठीक है? मिस्टर अतिन इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ प्रोफेशनल सर्विस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हैज ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अच्छे पढ़ लिया था अपन ना? Shall be treated as distinct person each other. The amount paid by employer to employee in lieu of service rendered by the employee and which is mentioned in the offer letter agreement exempted from levy of tax. कुल मिला के जितना वो माना गया, क्या कहते हैं इसको? जब तक एग्रीमेंट में, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में, तब तक सैलरी है, तब तक तो सप्लाई मानी ही नहीं जाएगी. सर्टेन राइट नॉट अग्रीड अपॉन फॉर्मली से दिवाली गिफ्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑन अचीविंग टारगेट gifts given casually will be taxable provided gifts exceed 50,000. Gifts up to 50,000 to employees are exempted. However, reversal of ITC if availed on purchase of such gift shall not be available. ठीक है? क्या ये क्या बोला इसने वाला पॉइंट बताओ? उसको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा. क्या बात समझ में आ रही है? अरे यार आपने खरीदा, आपने बोला कि B2B, आपने आईटीसी ले लिया. इफ अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ सच गिफ्ट शैल नॉट बी अवेलेबल, मतलब आप आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल. ये अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे इसमें फिर से आएगा. हाँ या नहीं बोलो? चलो, स्टॉक ट्रांसफर रिलेटेड पर्सन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, ये हो गया अपना, ठीक है? अगला क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल. ये पूरी लिस्ट यहां दी हुई है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया. सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट where the agent undertakes the supply of such goods on behalf of the principal. प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचा. सुनना ध्यान से, बहुत भयंकर बात है. अरे यार, प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा, प्रिंसिपल ने एजेंट को माल बेचा विदाउट कंसिडरेशन. अरे विदाउट कंसिडरेशन, तब भी क्या मान लिया गया? डीम्ड सप्लाई. क्या मान लिया गया? डीम्ड सप्लाई. वही वाली बात है, सामने वाला बंदा आईटीसी ले ले, अरे हाँ बोलो ना, जब वो बेचेगा तब सप्लाई मान ली जाएंगे. वही लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. अगला भी है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल. एजेंट ने प्रिंसिपल को बेचा वेयर द एजेंट अंडरटेक्स द सर्विस सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ ए प्रिंसिपल. अच्छा, अपने बिहाफ में कर रहा है तो नहीं, अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में कर रहा है तो ही क्या माना गया है? डीम्ड सप्लाई माना गया है विदाउट कंसिडरेशन. हाँ या ना बोलो? एक बार ये रीड कर लो, ये तुमको दिया हुआ है प्रिंसिपल एजेंट वाली कहानी, सादी सी बात है. हो गया? सही लिखा है. मुझे अगले वाले पॉइंट का जिसने पढ़ के रिलेट करके वो बना के बता दिया कि कहानी क्या है, तो मान जाऊंगा, मजा आ जाएगा. मतलब तुम फिर जीएसटी दिमाग लगा के पढ़ रहे हो. ये वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट. क्या बोला गया है? import of service by a taxable person from a related person. Import of service by a taxable person from a related person or any of his other establishment outside India. मतलब बाहर से import of service करी in course or furtherance of business. अब मुझे बताओ, मेरा सवाल ये है, पहले तो हम पढ़ ही चुके हैं ना import of service. वहां तो ये था कि कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो चाहे ना हो, और यहां बोल रहे हैं इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ऑपोजिट बात नहीं हो गई? अरे यार, वहां क्या बोला? अभी आपने एक पढ़ा इंटीरियर डिजाइनिंग वाला केस, उसमें क्या पढ़ा आपने? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, चाहे कोर्स ऑफ फर्दरेंस से बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो.
तो सप्लाई मानेंगे। और यहां क्या बोल रहा है, रिलेटेड पर्सन से हो तो सिर्फ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अरे जब विदाउट कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस में ही सप्लाई मान ले रहे थे तो यहां पे कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस क्यों जरूरी है? अच्छा, तुम्हारा बोलने का मतलब है नॉन रिलेटेड पर्सन से लिया तो बिजनेस के ले लो चाहे पर्सनल के ले लो, दोनों में सप्लाई। और अगर रिलेटेड पर्सन से लिया तो सिर्फ बिजनेस के ले लो तभी सप्लाई। थोड़ी अजीब सी बात नहीं हो गई? हाँ तो वो तो ठीक है ना, वो तो पहले वाले पॉइंट में ही कवर हो रहा था ना, विद और विदाउट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या क्यों दिया है ये? आप दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ दौड़ाओ घोड़े दौड़ाओ, देखते कौन पकड़ पाता है। एक हिंट दूंगा, पकड़ लोगे खुद ही। लिस्ट कौन सी चल रही है? शेड्यूल 1। क्या खास था शेड्यूल 1 में? विदाउट कंसिडरेशन। अरे भैया समझो, वहां क्या पढ़ा था, अब समझना। यहां पे देखो, यहां पे आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी। क्या करी? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सुन रहे हो? अगर विथ कंसिडरेशन है, अगर विथ कंसिडरेशन है तो क्लियर बोल दिया क्या है, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो। हमने क्या मान ली? सप्लाई मान ली विथ कंसिडरेशन। अरे हाँ बोलो ना यार, नहीं आएगी? आया। लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, तभी डीम सप्लाई जब वो क्या हो, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। क्या बात समझ में आ रही भाई? पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी और विदाउट कंसिडरेशन करी। अरे बोलो ना यार, किसी दोस्त से कुछ काम करवा लिया, किसी दोस्त से कुछ काम करवा लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और विदाउट कंसिडरेशन, तो सप्लाई नहीं है। अरे हाँ बोलो ना यार, वहां कंडीशन क्या थी? कंसिडरेशन होना चाहिए। सुन रहे हो? वहां कंडीशन क्या थी? कंसिडरेशन होना चाहिए। तो बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो, सप्लाई। अरे हाँ बोलो ना यार, विदाउट कंसिडरेशन में बिजनेस होना चाहिए। यानी बाहर क्या हुआ? विदाउट कंसिडरेशन पर्सनल वाला बाहर हो गया। अरे हाँ ना बोलो? तो ऐसे देखोगे यार, देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो कस्टम में जाएगा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है बहुत। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम में जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पहले देखो कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। अगर विद कंसिडरेशन है तो चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो, सप्लाई। अरे हाँ बोलो ना यार, ये शेड्यूल 1 में नहीं आया, ये आया 7(1) में जहां पे सप्लाई की डेफिनेशन थी। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? अच्छा, अगर विदाउट कंसिडरेशन है, क्या है? विदाउट कंसिडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है, तो क्या होना चाहिए? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अपनी ही किसी ब्रांच से, अपनी ही किसी ब्रांच से या किसी पर्सन से भी अगर बिजनेस पर्पस के रिलेटेड पर्सन से क्या किया है, कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है। यार सोच के देखो ना, विदाउट कंसिडरेशन तो कोई रिलेटेड पर्सन से ही करोगे, कोई फ्री में क्यों देगा? बात समझ में आ रही है? तो रिलेटेड पर्सन से, अपनी ही एस्टैब्लिशमेंट से अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है तो विद कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? यही मैं चाह रहा था, आप अपना दिमाग लगाओ। देख लो एक बार, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया in course or furtherance of business. Interior design service received by a branch in India from its head office located in Singapore for its new office building without consideration the interior service taxable। मैं चाहूंगा अपनी बुक में एक चार्ट बनाओ काय का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का। एक बार क्या बनाओगे? विथ कंसिडरेशन। एक बार क्या बनाओगे? विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा, विदाउट कंसिडरेशन में लिखोगे क्या है? शेड्यूल 1। क्या लिखोगे? शेड्यूल 1। विद कंसिडरेशन में, ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो, दोनों में सप्लाई मान ली जाएगी। विदाउट कंसिडरेशन में रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए, सुन रहे हो ना, खुद की एस्टैब्लिशमेंट से होना चाहिए और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो विदाउट कंसिडरेशन भी चल जाएगा। ऐसा तुम खुद से लिख के बनाओगे। हाँ या ना बोलो? अरे बोलो बेटा, शुरू बनाओ बनाओ बनाओ, खुद से बनाओ।
कि जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया कि शराब। हाँ जीएसटी शराब पीने सिखा दिया नहीं लग रहा है अभी। चलो 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 अभी तो शुरुआत है। वैसे इजी है जीएसटी, कंपैरेटिवली डीटी से इजी रहता है, स्कोरिंग भी रहता है। यहां तक समझ आए कि नहीं आया बोलो? अरे बोलो बेटा। चलिए अच्छा सुनना ध्यान से, मजेदार चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, सुन रहे हो? काय की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, मान के चलो सूर्या बल्ब की, फिलिप्स की, सुन रहे हो? चलो सिस्का भी लिख लो, कोई बात नहीं, और भी वो सब मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली। माल आता है यहां से और यहां बिकता है, मैं बेचता हूं, बोलो है नहीं? तो यानी मैं इनका एजेंट हुआ एक तरीके से, और ये क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। हमारे बीच में बात ऐसी हुई है कि ये बस मेरे को माल बेचते जाएंगे, मुझे पैसा नहीं देना है। जब ये आगे बिकेगा, जब ये आगे बिकेगा तब मैं इनको पैसा दूंगा या जो भी होगा। तो जब ये माल इनने मेरे को बेचा तो इसको सप्लाई मानोगे कि नहीं मानोगे? अभी विदाउट कंसिडरेशन है, प्रिंसिपल टू एजेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? डीम्ड सप्लाई। यही हमने पढ़ा है, बोलो हाँ नहीं? लेकिन अच्छा जब ये जो माल आ रहा था ना, ये बिल हो रहा था किसके नाम पे? अभिषेक रंगवानी एंटरप्राइजेस के नाम पे। जब ये माल स्टॉक निकला किसके? विदाउट कंसिडरेशन निकला भले, लेकिन प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, बिल किसके नाम का बनाया? अभिषेक रंगवानी। और जब मैंने दुकानदार को या ग्राहकों को बेचा तो बिल किसने दिया? मैंने दिया, अभिषेक रंगवानी ने अपने लेटर हेड में दिया। हाँ या ना बोलो? ऐसे ही चलती है। तो यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा? प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई। क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई। लेकिन मान के चलो यहां पे सूर्या ने अपना एक स्टॉक गोडाउन कुछ खोला, हाँ या नहीं बोलो? मैंने उस चीज की अथॉरिटी ली, से यस और नो। अब यहां पे सूर्या ने माल भेजा मेरे को विदाउट कंसिडरेशन, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये एजेंट हो गया। बहुत ध्यान सुनना है ना, सूर्या प्रिंसिपल हो गया और मैं क्या हो गया? एजेंट हो गया। लेकिन मैंने बात करी कि मैं माल खरीद नहीं रहा हूं, मैं माल खरीद नहीं रहा हूं। आप जो बिल बनाओगे वो मेरे नाम का नहीं बनाओगे, से यस और नो? आप जब मैं यहां रहूंगा मेरे नाम पे बिल नहीं बनेगा। जब बिकेगा सीधे बिल कहां बनेगा? सूर्या से पार्टी के नाम पे। हाँ या ना बोलो? अगर ऐसा हो रहा है तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुआ, इसको डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब कुल मिला के अगर एजेंट के नाम पे बिलिंग हुई है, अगर एजेंट के नाम पे बिलिंग हुई है मतलब एजेंट को अथॉरिटी मिली है आगे बेचने की, तो विदाउट कंसिडरेशन भी क्या है? डीम्ड सप्लाई। अरे विदाउट कंसिडरेशन भी क्या है? डीम्ड सप्लाई। हाँ या ना बोलो? लेकिन अगर एजेंट को अथॉरिटी नहीं मिली, बेचते वही है खरीदते वही है, मेरे पास तो सिर्फ गोदाम में रखा हुआ है, अरे हाँ बोलो ना यार। ये पता कैसे लगाएंगे? ये पता कैसे लगाएंगे? बिलिंग से। कैसे पता लगाएंगे? बिलिंग से। अब बिल सीधे कौन बना रहा है? सूर्या। किसके नाम पे? ग्राहक के नाम पे। मेरे नाम पे बिल बन ही नहीं रहा, यानी मेरे पास अथॉरिटी आ ही नहीं। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है इस पे क्या होगा? जीएसटी नहीं आएगा। इस पे क्या होगा? जीएसटी नहीं आएगा। क्या मेरी बात आप समझे कि नहीं समझे? देखो ये लिखा हुआ है, द की इंग्रेडिएंट ऑफ डेटा इन रिलेशनशिप अंडर जीएसटी वुड बी वेदर द इनवॉइस इन फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट और नॉट। वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई यानी जो आगे एजेंट ने बेची is being issued by the agent in his name, मैंने अपने नाम पे बिल फाड़ा, then any provision of goods from the principal to agent would fall within the fold of the said entry, यानी कि डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। However, it may be noted that in case where the invoice is issued by the agent to the customer in the name of the प्रिंसिपल, मैंने बिल फाड़ के दिया, ओए मैंने बिल फाड़ के दिया, लेकिन अपने नाम का नहीं फाड़ के दिया, किसके नाम का फाड़ कर दिया? कंपनी के नाम का। सच एजेंट shall not fall within the ambit of schedule 1 of CGST Act. Similarly, where the goods are being procured by the agent on behalf of the principal are invoiced in the name of the agent, then further provision of said goods by the agent to the principal would be covered. In other words, the crucial point is whether or not the agent has the authority
टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। यानी अथॉरिटी है भी कि नहीं, किसके पास? प्रिंसिपल के, एजेंट के पास, अपनी अथॉरिटी में बेचने के लिए। क्लियर या ऑल क्लियर? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ध्यान से देख लो, एक बार अपनी मॉड्यूल में रीड कर लो खुद से। देखो मिस्टर ए, सुन रहे हो? ओए 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 ओए, थक गए क्या? मिस्टर ए अपॉइंट्स मिस्टर बी। ए को कुछ माल खरीदना था, उसने बी को बोला भाई मेरे लिए ये माल खरीद के मेरे को भेजो। मिस्टर बी आइडेंटिफाई वेरियस सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड द गुड्स डिसाइड बाय मिस्टर ए, है ना, जो गुड्स चाहिए थे। मैंने इसको बोला भाई मेरे को दुकान में माल चाहिए, जाके तू जबलपुर बैठा है, मैं मुंबई बैठा हूं, मेरे को जबलपुर से माया, मैं जबलपुर बैठा हूं, तू मुंबई बैठा है, मुंबई से मेरे को माल चाहिए, तू मेरे को लेके भेज दे। इसने बोला हाँ सर मैं लेके भेज देता हूं। इसने 10 दुकानें पता करी, इसको पता चला एंड आस्क्ड मिस्टर सी, उसको मिला कौन? मिस्टर सी। तो मिस्टर ए आस्क्ड द सप्लायर मिस्टर सी टू सेंड द गुड्स एंड द इशू ऑफ इनवॉइस डायरेक्टली टू मिस्टर ए। वो गया, बोला एक काम करो आप बिल बना दो, और किसके नाम पे बनाना? मिस्टर ए के नाम पे। बी ने बीच में सिर्फ क्या किया? ऑर्डर प्लेस कर दिया। बताओ प्रिंसिपल एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, इन दिस सिनेरियो मिस्टर बी इज ओनली एक्टिंग एज अ प्रोक्योरमेंट एजेंट एंड हैज नो वे इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन द सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। Hence, in accordance with the provisions of that, Mr. B is not the agent of Mr. A for the supply of goods in terms of Schedule 1. अरे हाँ ना बोलो, उसने अपने नाम का बिल नहीं बनवाया। आया कि नहीं आया? Mr. XYZ banking company appoint Mr. B an auctioneer to auction certain goods. The auctioneer arrange the auction and identify the potential bidders. The highest bid is accepted and the goods are sold to the highest bidder of Mr. XYZ. The invoice for supply goods issued by Mr. XYZ to the successful bidder. In this scenario, auctioneer is merely providing auctioneer services with no role as the supplier in the supply of goods. In this scenario, Mr. B is not an agent of Mr. XYZ for the supply of goods in terms of Schedule 1. भाई तुमने बोला हमने ऑक्शन करवा दिया, बिडिंग हो गई, सीधे बिडिंग का नाम आ गया और वहां से सीधे सीधे क्या हो गया? बिल बन गया मिस्टर XYZ ने पार्टी के नाम पे। तो बीच में ऑक्शनर का यानी मिस्टर बी का कोई रोल नहीं था, यानी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं था। अरे हाँ ना बोलो, नहीं आया कि आया? यहाँ पे आपका शेड्यूल 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खत्म होता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली बात भी एक बार ये वाला पैच पूरा रीड कर लो, इसके एग्जांपल्स भी रीड कर लो, मैंने आपको बनवा भी दिया है, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे आपका शेड्यूल 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट होता है। जल्दी करो, फिर शेड्यूल 2 भी करेंगे आज ही। हाँ भाई, क्या बोल रहे? पढ़ लिया? सब सही लिखा है? इनने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? कहीं गलती तो नहीं हो गई इनसे? ठीक है बेटा, आ जाओ। शेड्यूल 2, थक गए हो क्या? कब सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और कब सप्लाई ऑफ सर्विस? देखो ये मैंने समरी दी है उसकी पहले ना, कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, क्या हो?
मूवेबल चीज है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो गुड्स, अरे यार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो गुड्स, और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, यूज करने के लिए दिया तो सर्विस। अरे बोलो ना यार, तुम मेरा डीजे का सिस्टम ले गए और बदले में पैसे दे रहे हो, और जब डीजे निकाल के ले जाओगे तो सर्विस हुई ना, मैंने आपको डीजे भेजा थोड़ी, क्या दिया, सर्विस दी। अरे हाँ बोलो ना यार, एक तरीके से रेंटिंग हुई, टेंट हाउस वगैरह हो गया, मैं प्रोजेक्टर किराए पे चला दिया अपना, ये सब क्या हो गई, सर्विस हो गई। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी में ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ राइट टू यूज आता है तो क्या होती है, सर्विस। शेड्यूल 2 ने यही बताया है कब गुड्स मानेंगे और कब सर्विस। अगर आपने राइट टू यूज दिया है तो क्या हो जाएगा, सर्विस। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट हुआ है तो गुड्स। अगर बिजनेस बंद हो गया है और बिजनेस एसेट ट्रांसफर हुए हैं तो भी क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ या ना बोलो। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत खास बात है, ओनरशिप ट्रांसफर, हायर परचेस। हायर परचेस समझते हो क्या होता है हायर परचेस? जब अपन गाड़ी ईएमआई पे लेते हैं तो उसको हायर परचेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। कायदे से जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी आपकी होनी होती है, आपको किराए पे दे रही होती है कंपनी, लीगली ऐसा होता है। जिस दिन आप अपनी आखिरी ईएमआई भरते हो, अरे हाँ बोलो ना यार, उस दिन आपके नाम पे क्या आती है, ओनरशिप आती है। तो वो लीगल दुनिया में वो हायर मतलब किराया, हायर परचेज है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में तो वो क्या है, परचेज है। प्रैक्टिकल दुनिया में तो क्या है, परचेज है। एक्टिवा खरीद के आते हो, मैं थोड़ी बोलते हो किराए पे लेके आया, खरीद ही मानते हो ना। तो प्रैक्टिकल दुनिया में तो क्या है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही है। अरे हाँ बोलो, अरे बोलो। इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या है, अगर मैंने रेंट पे दे दी तो सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर बेची दी तो, अगर जमीन बेची दी तो सप्लाई ऑफ सर्विस की सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। अरे अरे नालायक को, जमीन कहां से गुड्स हो जाएगा, जमीन तो गुड्स में होता ही नहीं है। नो सप्लाई, ओए ओए ओए, क्या होगा, नो सप्लाई। सुना, रेंटिंग लीजिंग सप्लाई ऑफ सर्विस। सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि बन रही थी बेच दी, मतलब एक तरीके से मैंने आपको प्रॉपर्टी बना के बेची, सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ या नहीं बोलो। सेल ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, नो सप्लाई। अरे यार सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था गुड्स की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। गुड्स की डेफिनेशन में क्या होता है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अरे आया कि नहीं आया? तो इसलिए जब जमीन जायदाद बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, रजिस्ट्री फीस लगती है, पर जीएसटी नहीं लगता। हाँ या नहीं बोलो। लेकिन हम जब किराए, जैसे हम यहाँ पे किराए पे हैं तो हम जो किराया भरते हैं उस पर हम क्या देते हैं, जीएसटी देते हैं। हाँ या नहीं बोलो। अच्छा बताना, मैंने ये जगह किराए पे ली हुई है और किराया भरता हूं, क्या जीएसटी भरता हूँ कि नहीं भरता हूँ? सवाल समझे? अगर मैं, और मेरा घर भी किराए पे है तो उस पर जीएसटी भरता हूँ कि नहीं भरता हूँ? सवाल समझ गए? मैंने ये जगह किराए पे ली है और किराया दे रहा हूं, और मेरा घर भी किराए पे है, उसमें भी किराया दे रहा हूं, दो जगह में किराया दे रहा हूं। अब बताओ क्या है, सप्लाई ऑफ, क्या इस पे जीएसटी आएगा कि उस पे आएगा कि दोनों पे आएगा? इस पे जीएसटी आएगा, उस पे नहीं आया। क्यों? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अरे हाँ बोलो ना यार, आगे चल के आप पढ़ोगे वैसे इसको। हाँ या ना बोलो। अगर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, अगर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, आपने टेम्पररी ट्रांसफर किया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, और परमानेंट ट्रांसफर किया है तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ या ना बोलो। अगर सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर, आपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मुझसे बनवाया, मैंने कोडिंग करके आपको सॉफ्टवेयर बना के दिया, देखना ओए, मैंने कोडिंग करके आपको सॉफ्टवेयर बना के दिया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अरे वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, समझे कि नहीं समझे? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया तो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने एक कोडर हायर किया और कोडिंग करवाई है, बदले में एक प्रोडक्ट बनाया सॉफ्टवेयर, लेकिन वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस। है क्लैरिटी की नहीं? अगर आपने रेडीमेड वो लिया है सॉफ्टवेयर, लेकिन खरीदा नहीं है, टेम्पररी ट्रांसफर, जैसे होता है ना हम लाइसेंस लेते हैं, अरे यार टैली का लाइसेंस लिया 1 साल का, फिर अगले साल रिन्यू कराना है, हर साल लाइसेंस भर रहे हैं, तो वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर मैंने रेडीमेड ट्रांसफर ले लिया, परमानेंट ट्रांसफर, जैसे मैंने MS ऑफिस खरीद लिया, विंडोज खरीद लिया, एक बार अपने लैपटॉप में डलवा लिया और पैसे दे दिए,
कस्टमाइज्ड नहीं है, मेरे लिए अलग से नहीं बना है, प्री पैकेज सॉफ्टवेयर है और परमानेंट ट्रांसफर है, तो क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या हो जाएगा? रेडीमेड है लेकिन परमानेंट ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ या ना बोलो। तो ये 3 सॉफ्टवेयर वाले ध्यान से देखो, फिर वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और जॉब वर्क पे अपन आएंगे 2 मिनट बाद, ठीक है क्या? देखो एक बार। हो गया क्या? अरे बोलो, देख लो, ये दिया तुम्हारे मॉड्यूल में, एक बार पढ़ो पूरा। जो तुमको ना समझ में आए एक बार मॉड्यूल से एक एक पॉइंट पढ़ेंगे सब एग्जांपल के साथ। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, इतने सारे पॉइंट हैं। कोई बात नहीं, तुम बस पहला पन्ना पढ़ो। हाँ बच्चों, चलो, हो गया क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? एक काम करूं, ये वाला पूरा पैच होमवर्क दे सकता हूं क्या मैं तुम लोग को? ये क्योंकि फिर अपना क्लास का समय बचेगा ना यार, ये पूरा एक बार ये तुमको पूरे पढ़ के आने, जो नहीं बनेंगे मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है क्या? शेड्यूल 2 यानी कब गुड्स माना जाएगा और कब सर्विसेज, बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ बॉडी और कॉर्पोरेट, सप्लाई गुड्स बाय एन, जो ठीक है, ये पूरा रूट रीड करोगे, जो पॉइंट नहीं बनेंगे सारे पूछोगे आके मुझसे आप, ठीक है क्या? चलेगा? आ जाओ, शेड्यूल 3 पढ़ा दूं क्या लगे हाथ की, रहने दूं आज? सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर, जिनको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, समरी में ये दिया हुआ है।